नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 2 नवंबर 2021 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए आज पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, गंगा नदी डॉल्फिन के संदर्भ में। तो यह जो है बहुत चर्चित है, अक्सर आप लोगों की परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही का चयन कीजिए। तो इन्हें आईयूसीएन की लाल सूची में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह कथन एकदम सत्य है। यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह भी कथन एकदम सत्य है, 2009 में ही घोषणा की गई थी। और यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 2 में शामिल है। यहीं पर यह कथन असत्य हो जाता है, सूची 1 में इन्हें शामिल किया गया है। तो यहाँ पर उत्तर होगा 1 और 2, अतः आंसर क्या हुआ, ए हुआ। तो यहाँ गंगा डॉल्फिन के बारे में जान लीजिए। तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है। और यह जो गंगे डॉल्फिन है, हालांकि 2 प्रजातियां हैं, एक सिंधु डॉल्फिन है। तो गंगा डॉल्फिन नेपाल, भारत और बांग्लादेश में पाई जाती है। गंगा नदी में पाए जाने वाले गंगा डॉल्फिन एक नेत्रहीन जलीय जीव है, जो कि घ्राण शक्ति अत्यंत इसकी तीव्र होती है। तो पराश्रव्य ध्वनियों के माध्यम से यह शिकार करती है। इन्हें सुइस भी, सुसु भी कहा जाता है। और इनकी आबादी करीब 1200 से 1800 के बीच में है। इन्हें 2009 में जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 की सूची 1 के तहत गंगा डॉल्फिन का शिकार करना प्रतिबंधित है। और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की श्रेणी में इन्हें रखा गया है। इन्हें संरक्षण के लिए बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य का भी स्थापना किया गया है। तो यह जो है द हिंदू में आई हुई खबर है। जल शक्ति मंत्रालय ने, ये भी पूछ सकता है कि कौन मंत्रालय शुरू किया है, तो जल शक्ति मंत्रालय ने गंगा नदी में फंसे डॉल्फिन को सुरक्षित बचाव और रिहाई के लिए एक गाइड जारी किया है। और यह दस्तावेज टर्टल सर्वाइवर अलायंस और उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा इसे तैयार किया गया है। और इस गाइड को सिंचाई नहरों में फंसे 25 गंगा नदी डॉल्फिन को बचाने के वर्षों के अनुभव से इसे तैयार किया गया है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हिंदू और मुसलमान खूबसूरत दुल्हन की 2 आंखें हैं, जो कि हिंदुस्तान है। तो इनमें से किसी एक की भी कमजोरी दुल्हन की खूबसूरती को खराब कर देगी। यह कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अरविंदो घोष, जो कि नहीं है। राजा राम मोहन राय, ये भी कथन नहीं है। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान आज के भी द इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है। नजमुल होडा ने इसके बारे में काफी अच्छे से बताया है। द मिक्स्ड लिगेसी फॉर सर सैयद अहमद खान। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में जानिएगा कि हिंदुस्तानी शिक्षक और नेता थे, जिन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। इवन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में यह सच है कि उन्होंने गैर फौजी अंग्रेजों को अपने घर में पनाह दी, लेकिन वह समर्थक बिल्कुल न थे। फिर बाद में उन्होंने किताब भी लिखा, असबाब ए बगावते ए हिंद, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना की। इन्होंने उर्दू को भारतीय मुसलमानों की सामूहिक भाषा बनाने पर भी जोर दिया था। तो इस तरह से यह सर सैयद अहमद खान के बारे में संक्षिप्त में मैंने बताया है। और इसी तरह का यह लेख है, तो इसको जरूर देखेंगे। यह इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। डेंगू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेंगू, चिकनगुनिया, पीत ज्वर और जीका वायरस संक्रमण के लिए एक ही मच्छर प्रजाति जिम्मेदार है। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है, डेंगू संक्रमण का निदान रक्त परीक्षण से किया जाता है। यह भी कथन सत्य है। शहरी विकास मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। यह कथन असत्य है। अतः आंसर 1 और 2 यानी केवल ए होगा। तो यह द हिंदू में आई हुई खबर है। सिटी सीज 5 मोर डेंगू डेथ्स।
यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेंगू के लगातार मामले आ रहे हैं, खासकर दिल्ली और अन्य राज्यों में भी यह बहुत तेजी से फैला हुआ है। तो डेंगू है क्या? तो डेंगू एक मच्छर जनित वायरल इन्फेक्शन या डिजीज है। एडिस एजिप्टी नामक मादा मच्छर के काटने से यह फैलता है और यह संक्रमण फ्लेविविरिडे परिवार के एक वायरस के सेरोटाइप DENV1, DENV2, 3, 4 के कारण होता है। तो हालांकि यह वायरस 10 दिनों से अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। जब डेंगू का श्रावण गंभीर रूप ले लेता है तो डेंगू रक्तस्रावी बुखार या DHF होने का खतरा बढ़ जाता है। इसमें भारी रक्तस्राव, ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट, यहाँ तक कि पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से DHF को डेंगू शॉक सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके निदान के लिए डेंगू का निदान आमतौर पर रोगी के लक्षणों और शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाता है, जैसे पूर्ण रक्त गणना, कंप्लीट ब्लड काउंट्स। तो इस परीक्षण के जरिए शरीर में प्लेटलेट काउंट का पता चलता है। आप देखते हैं ना, जो डेंगू पेशेंट होता है उसकी प्लेटलेट्स एकाएक गिरती चली जाती है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए यह जो है दवाएं या जैसे कि और भी कुछ आयुर्वेदिक उपचार भी किए जाते हैं। तो इसमें जो है यह निदान PCR टेस्ट, यह टेस्ट संक्रमण के पहले 7 दिनों में अधिक प्रभावी हो सकता है। तो इस तरह से, और डेंगू NS1-AG के लिए एलिजा टेस्ट भी महत्वपूर्ण है, यह भी एक ब्लड टेस्ट है। तो इसके जरिए निदान किया जाता है। डेंगू के लिए कोई खास दवा या सटीक इलाज उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर बुखार दर्द को नियंत्रित करने वाली पेन किलर जैसे पैरासीटामॉल दवा खाने के लिए दे सकता है। शरीर को हाइड्रेटेड रखकर डेंगू को कंट्रोल में रखना एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है। और इससे बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आसपास पानी इकट्ठा ना हो, कूलर का पानी बदलते रहें, पानी को ढक कर रखें। इन जगहों पर ही मच्छर अंडे देते हैं। तो यानी कोई खुला जल स्रोत है तो जिसे आप हटा नहीं सकते तो उसे या तो ढक दें या फिर उपयुक्त कीटनाशक अप्लाई करें। 2019 में अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने 9 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में डेंगोवैक्सिया नामक एक डेंगू टीके का उपयोग करने के लिए मंजूरी दी थी। हालांकि भारत में अभी तक इस टीके को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई है। डेंगू एक संचारी रोग है जो मच्छरों द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। ऐसे में वैक्सीन के उपलब्ध नहीं होने से डेंगू से बचने का सिर्फ एकमात्र तरीका है कि खुद को मच्छरों से बचाकर रखना। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा राष्ट्र राष्ट्रों के बेसिक समूह में शामिल नहीं है? यानी BASIC, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना। तो इसमें जो है आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। बेसिक का फुल फॉर्म ही है ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना। तो यह 3 देश हैं, बांग्लादेश नहीं है। इससे संबंधित द हिंदू में खबर आई हुई है। और यह बेसिक है क्या? तो बेसिक 4 विकासशील देशों ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन का पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर एक वार्ता मंच है। और इस मंच के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2009 से धारणीय उपायों पर प्रमुखता से चर्चा की जा रही है। तो इस समय COP26 की बैठक चल रही है, जिसमें यही कहा जा रहा है कि जो है जो ये विकासशील देश हैं, नो डाउट जो है यह कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति की बात की जाए तो विकसित देशों का ज्यादा जवाबदेही बनती है। तो ऐसे में विकासशील देशों को यहाँ पर उनके लिए कुछ रियायत देनी चाहिए, ऐसा हमारे देश के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना था। तो उसी से संबंधित यह खबर है। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग में आया हुआ प्रश्न। यह वर्ष 2019 में आया हुआ था। तो निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधार, एल्बम और वैक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो इसमें उत्तर होगा जहांगीर, क्योंकि जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर के काल को जो है साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी तरह से शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो हुमायूं जो कि बाबर का पुत्र था, चौसा और कन्नौज में शेर शाह सूरी के खिलाफ 2 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें पूरी तरह से वह हार गए थे। इनके शासन को लड़खड़ाता हुआ शासन कहा जाता है। 1530 से 40 तक, फिर उसके बाद 1555 से 1556 तक। फिर दूसरे पे अकबर 1556 में, यह याद रखेंगे 1556 से लेकर 1605 तक इन्होंने शासन किया।
जिन्होंने दीन इलाही धर्म, मनसबदारी प्रथा, इबादत खाना का निर्माण किया, सुलह कुल की नीति का पालन किया। इस तरह से जहांगीर अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था। जहांगीर ने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव का वध भी किया था। जहांगीर के अधीन मुगल पेंटिंग अपने चरम पर पहुंच गई थी और शाहजहां यह जहांगीर का पुत्र था। एक फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर ने अपने शासनकाल के दौरान दौरा किया था। दीवाने खास और दीवाने आम, निजी और सार्वजनिक दर्शकों का एक हॉल शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। तो यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। पिछले हफ्ते महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहा जाता है, पहले इसे नरेगा, आगे भी इसकी चर्चा करते हैं, कि 2 संगठनों ने प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटा का उपयोग करके मनरेगा ट्रैकर नामक एक रिपोर्ट निकाली है। और यह 2 संगठन है पीपुल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी। तो इसमें जो है, यह जो ग्रुप है, इसमें कई कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए एक छात्र संगठन है जिन्होंने शुरू में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की पैरवी की थी। अब इसके क्रियान्वयन को वो ट्रैक करते हैं। और दूसरा है लिबटेक इंडिया, जो इंजीनियरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक साथ लाता है। तो इसमें इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है, उसने पूरी तरह से इसमें एलाबोरेट किया है कि कैसे मनरेगा में लो फंड्स, कास्ट बेस्ड पेमेंट डिले हो रहा है। तो यहाँ पर जानना आपके लिए आवश्यक है कि मनरेगा है क्या। तो यह जो है पहले नरेगा हुआ करता था, NREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अधिनियम 2005 था, यह पारित हुआ और 2 फरवरी 2006 से यह भारत के शुरू में जो है, ध्यान रखेंगे, 200 जिलों में, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसे स्टार्ट किया गया था। तो इसमें 100 दिन की न्यूनतम 100 दिनों का भुगतान किया जाएगा सभी परिवारों को। प्रतिवर्ष सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है, रोजगार दिया जाता है। फिर 2007 में 130 जिलों को और जोड़ा गया और 2008 में पूरे देश में लागू किया गया। और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहा गया। तो यह योजना से क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? चूंकि नौकरी की गारंटी प्रदान करता है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए। इस तरह से ग्रामीण जीवन, रहन सहन में भी बढ़ोतरी होती है और इससे ग्रामीण क्षेत्र की जो अच्छी सुविधा उपलब्ध होने के साथ साथ बुनियादी सुविधाएं भी डेवलप होती हैं। और मनरेगा देश की अर्थव्यवस्था में विकास अहम योगदान दे रहा है। इवन आपने कोविड-19 की जो सबसे बड़ी समस्या थी, उसमें यह उभर करके मनरेगा आया और इसने बहुत सारी मात्रा में लोगों को लाभ पहुंचाया। तो इससे जो है ग्रामीण भारत में रहने वाले सबसे कमजोर लोगों के लिए यह सामाजिक सुरक्षा होगी। जल सुरक्षा, मिट्टी संरक्षण, इन सब के लिए आजीविका सुरक्षा की जाती है। तो इस तरह से इसकी विशेषताएं, 100 दिन का नौ रोजगार दिया जाता है, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाता है और 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर ही रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे पंजाब, हरियाणा, अन्य राज्यों में जो मजदूर जाते थे, वह प्रवासन रुक गया है। तो इस तरह से साइड इफेक्ट, हालांकि ये अच्छी बात है कि लोग अपने घर में ही रह करके रोजगार कर रहे हैं। और यह न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है इसमें। अगर 15 दिनों तक आप जो है भीतर काम नहीं दिया जाता है तो आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान किया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण मनरेगा है। तो इसी से संबंधित आज के इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है। आशा करता हूं कि आज का यह अंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।